अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ इस माहौल का भी ख्याल ज़रूर रखें। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कहा जाता है, बल्कि रिक्वेस्ट की जाती है कि सेहत है तभी सब कुछ है। तो आपको कह कह कर मेरा अपना जो तबीयत है, मेरी अपनी तबीयत है वो ख़राब होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। एक तो खुश्क सर्दी पड़ रही है और सर्दी में इजाफ़ा होता जा रहा है, स्मॉग में इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो खुश्क खांसी है, गले में जो दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों ने भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे इसके बाद, लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। आज एक कहावत के साथ मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना है। कहते हैं कि जनाब, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब ये है कि कभी भी किसी चीज़ को वैसा मत समझे जैसी वो बज़ाहिर नज़र आ रही है। और एक हकीकत है कि अपीयरेंसेस आर ऑलवेज़ डिस्पेक्टिव, यानी जो चीज़ें हमें बज़ाहिर जैसी नज़र आती हैं ना, वैसी होती नहीं है। मगर मुअशरती अलमिया ये है कि हम किसी भी शख्स को देखते ही ना अपनी एक जजमेंट बनाना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा ऐसा है या ये बंदा वैसा है, इसमें ये कमी है, इसके पास ये है, इसके पास वो नहीं है। अव्वल तो इस तरह की जो जजमेंट्स होती हैं वैसे ही गैर अखलाकी होती हैं। दूसरी बात ये कि ये हम वसूख से ऐसा कुछ कह भी कैसे सकते हैं, बिना सोचे बिना समझे और तहकीक किए हमारी राय की हैसियत ही क्या है। अगर किसी को जज करना ही है ना, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपनी ज़ात को जज करना चाहिए, अपनी खूबियाँ अपनी ख़ामियाँ तलाश करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे एक अहम काम है। हम अपने मुतालिक 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं, मगर किसी दूसरे शख्स के मुतालिक हम घंटों बात कर लेंगे, घंटों बैठकर उसके बारे में हम बात कर लेंगे। अपना हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, मगर इस बात पर हमें मुकम्मल यकीन होता है कि फ़लाने को ना अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, हम उसको बड़े अच्छे सजेशंस देते हैं। यानी इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम दूसरों को तो जज करते हैं और जब अपनी बारी आती है ना तो हम वकील बन जाते हैं। लेकिन इसमें कड़वी बात यह है कि इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा नुकसान किसको होता है? आपकी अपनी ज़ात को होता है, हमें होता है। और इस बुरी आदत से बचने के लिए 2 बुनियादी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। पहली ये कि किसी को जज ना करें। दूसरी ये कि अगर कोई आपको जज कर रहा है तो उस बंदे की परवाह ना करें। हमारे यहाँ पे होता है कि हमारा ये माइंडसेट बन चुका है कि कोई हमें किस तरह देख रहा है ये बड़ा मैटर करता है, लेकिन हम किस तरह के दिख रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। हम उसके ऊपर तो गौर ही नहीं करते। हम ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे ये लोगों पर छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। अपने ऊपर ये चीज़ों को तारी मत किया करें। जो करता है उन्हें करने दें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। एक कहानी है वो आपको सुनाती हूँ ताकि आप इस मसले को करीबी से देख सकें। मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की कौन नहीं जानता, बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है हमारी तारीख़ का। उसके ज़माने में एक कॉन्टेस्ट हुआ और मुकाबला ये था कि चार्ली चैपलिन जैसी एक्टिंग करनी थी या उस जैसा बन के दिखाना था। और बहुत से जो फेमस एक्टर्स थे ना, उन्होंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया, उस मुकाबले में हिस्सा लिया। और उस मुकाबले का जज अवाम थी, वहाँ की अवाम थी। अब चार्ली को जब इस मुकाबले के बारे में पता चला ना, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा लूँ। मैं तो असली चार्ली चैपलिन हूँ और इस इनाम को मैं बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। अच्छा, मुकाबला शुरू हुआ और मुकाबले के दिन बारी बारी सब एक्टर्स आए और चार्ली की एक्टिंग करके चले गए स्टेज से। उसके बाद जो अवामी नतीजा था वो सामने आया और वक्त की करनी ऐसी हुई कि इस मुकाबले में जो असल चार्ली चैपलिन था वो ही तीसरी पोजीशन हासिल कर सका। मतलब जो असली है वो तीसरी पोजीशन उसको मिली है। और इससे हमें ये मिलता है कि हकीकत में तो वही चार्ली था, मगर लोगों ने वहाँ पर जो बज़ाहिर सबसे बेहतर चार्ली लगा उसे उसमें उन्होंने उसके हक़ में फ़ैसला दिया। और फ़ैसला यकीनन गलत था, मगर तारीख़ी वाक़े से ये हमें वाज़ह होता है कि लोगों की राय इतनी अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि लोग आपको जज करने में गलती कर सकते हैं।
तो हमें हमेशा इस खौफ से परे जीना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, और ख़ुद भी दूसरों को जज करने से पहले अपनी तरफ, अपने गिरेबान में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी जजमेंट में क्या खामी हो सकती है। जब तक किसी चीज़ का यकीन ना हो जाए, अपनी राय का इजहार नहीं करना चाहिए। हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ पे गुजार देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों की राय हमारे बारे में क्या होगी। कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा नहीं होता। हम हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे से हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो उसका जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो ही वैसा ही वो नज़र आ रहा हो जैसा वो बज़ाहिर से है, वैसा ही वो अंदर से ही हो। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे साला साल हम मिलते आते हैं, फिर हमें पता चलता है उन लोगों की आदत का, उनके ट्रेट्स का, कि वो क्या चाहते हैं, वो वाकई उनकी शख्सियत है क्या, उनकी ज़ात वाकई है क्या, तब हमें पता चलता है। लेकिन जो लोग पहली मीटिंग में ही, पहली झलक में ही जो अपनी राय कायम कर लेते हैं, अपनी जजमेंट्स बना लेते हैं और उनके ऊपर पुख्ता यकीन कर लेते हैं कि नहीं ये बंदा तो ऐसे ही हो सकता है, इसको नहीं करना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये उस बंदे के लिए भी गलत साबित होता है और ये आपके अपने लिए भी गलत। क्योंकि आप अगर फ़र्स्ट इम्प्रेशन पे ही किसी को जज कर लिया करेंगे और हमेशा सिर्फ उसी के ऊपर अपनी राय रखेंगे, तो फिर तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता बना ही नहीं सकते। जो ऑलरेडी रिश्ते हैं, आप तो फिर उनके साथ भी जो एक मज़बूत ताल्लुक़ होता है वो बना नहीं सकते, वो पैदा नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा इतना मार्जिन ज़रूर देना चाहिए नेक्स्ट पर्सन को कि वो अपनी ज़ात या अपनी शख्सियत को खुलकर आपके सामने लेकर आए, आपको बताए कि वो एक्चुअली में है क्या। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, उसकी कवर से किसी भी बुक को या किसी भी चीज़ को जो है ना जज नहीं करना चाहिए। जब तक आप अंदर से उस बुक को पढ़ेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि इस बुक के अंदर है क्या। तो इसी तरह सेम इंसानों के साथ भी होता है कि बज़ाहिरी शक्ल सूरत देखकर हमें किसी की शख्सियत के बारे में पता नहीं चलता जब तक हम उनके साथ रहते नहीं हैं या एक रिश्ता कायम नहीं होता है, दोस्ती का रिश्ता या बाकी रिश्ते कायम नहीं होते। तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा लिवरेज हमें अपनी ज़िंदगी में देना चाहिए। तो ये आज का पैगाम था। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। और मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा होते ही लाहौरियों के मिज़ाइल में भी इजाफ़ा हो चुका है और लाहौर में सुई गैस नायाब होने से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। अभी तो बच्चों को छुट्टियां हैं तो चले माओ को नाश्ता देने में इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तब क्या होगा। और वैसे भी हमारा ये पुराना वतीरा है कि जब कभी कोई मुश्किल आती है ना तो माफियाज सरगर्म हो जाते हैं। और एलपीजी की सरकारी कीमत 264 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन फ़रोख्त 300 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ हो रही है। और बताया ये जा रहा है डेटा के मुताबिक कि जनाब एक महीने में 4 से 5 करोड़ रुपए कमाया जा रहा है सिर्फ ये एलपीजी की मद में, उसकी क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा ली जा रही है। और ये रोज़ाना की बुनियाद पर, ये हफ्ते की डेटा नहीं आपको दे रही मैं, ये महीने का नहीं बता रही, ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये 4 से 5 करोड़ रुपए कमाया जा रहा है। और माफियाज खुले हाथों, मतलब आप समझ लें कि वो दोनों हाथों से आवाम को लूट रही है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इससे पहले भी बेतहाशा मरतबा हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं कि किस तरह इन माफियाज़ को हमने पकड़ना है, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया के सर पर जनाब जून तक नहीं रेंगती है। तो ये इसी तरह क्या आवाम के ऊपर जुल्म ढाते ही जाएंगे। एक तरफ माफिया अपना हाथ साफ करिए, दूसरी तरफ इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, तो आवाम कहाँ जाए। उसके ऊपर तो डाका डाला जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर डाला जा रहा है। तो इस पर बात कर लेते हैं। इरफान खोखर साहब इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि इसका हल क्या है, हल है भी या नहीं है। इरफान साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ डागो लाहौर में, कैसे आप? बहुत शुक्रिया जी। इरफान साहब, गैस के ऊपर बड़ी हमने बातें की हैं, हमेशा कीमतों के हवाले से हमने बातें कि कीमत जो है वो ज़्यादा करके ही बेची जाती है। अब जैसे 264 रुपये है, लेकिन 300 या 300 से ज़्यादा ही ली जा रही है फ़ी किलो। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोगों को, मतलब आवाम के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं कि आवाम कहीं की भी नहीं रही है, कोई तरस नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ना इंतज़ामिया कुछ कर रही है और ना ही आप लोग छोड़े हैं आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत सी शिकायतें ऐसी मसूल हुई हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ओगरा किलो की कीमत नहीं जारी करता। सबसे बड़ी यहाँ पे रुकावट है कि ओगरा
सिलेंडर की कीमत जारी करता है 3,025 रुपये उसने कल जारी कर दी जनवरी की कीमत, किलो की कीमत जारी नहीं करता। अब जब कीमत जारी नहीं करता उसके बाद आर्टिकल 29 के बाद इख्तियार तमाम डीसी और एसी के पास है। अच्छा, उन्होंने देखिए दुकानदार के अपने अखराजात हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो वो उसको डाल के कोई ना कोई कीमत का तयन करना चाहिए, क्योंकि अगर उगरा नहीं करता तो ये इस तरह किसी को भी मनमानी करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। तो बात यह है कि वो कीमत का तयन करने के लिए सेफ्टी कमेटी के साथ प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी हुई लाहौर की, पूरे पाकिस्तान हर ज़िले में बनी हुई है। तो अगर वो काम नहीं करती तो देखिए फिर जो मनमानी कीमत है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखो स्टेट ने हम बासीयत मुसलमान, हम किसी भी मौके से मजहबी त्यौहार हो या कोई मजबूरी हो जिससे गैस नहीं आ रही तो जुल्म ये जो वक्त है, जो वक्त दिया गया है उसमें भी गैस नहीं आ रही है, हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। इवन दो कि हम जो है मेरे घर में एलपीजी का सिलेंडर भरवाया जा रहा है और वो इतनी नाकिस गैस आ रही है, पानी भरी गैस दे रहे हैं। एक तो आप लोग महंगी बेच रहे हैं, दूसरा आप उसमें भी जो है ना वो पानी मिलाकर हमें दे रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? कोई मैं तो कहूँगी कि आप लोगों को कोई तरस नहीं आता आवाम के ऊपर कि हम लोगों ने किस तरह और कितनी जेबें भरनी है आप लोगों ने। देखिए ये बेहिसी का आलम है, आपकी बात बिल्कुल सच है। पानी और ये केमिकल लेवा, ये कैंसर लेवा गैस के बारे में जितनी बात मैं कर चुका हूँ, मेरे से पहले कोई नहीं कर सका, ना कोई करता ही है। और हम भी अपनी निजी महफिलों में बैठ के कल ही प्लांट की ओपनिंग पे ये बात हम कर रहे थे। तो आप यकीन करें बेहिसी का आलम है वाकई। लेकिन आपके देखिए ना इरफान साहब, आप कह रहे हैं निजी महफिलों में हम लोग गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आपकी निजी महफिलों का आवाम को क्या फ़ायदा? और हमें कोई फ़ायदा है? ग्रास रूट लेवल तक कोई फायदा है आप लोगों का गुफ्तगू करने का? कल मैं यही बात एक अपनी निजी महफिल में प्लांट के ओपनिंग में कर रहा था। हम इतने बेहिस हो चुके हैं, हम उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। यानी हम तो गैस घर में तो पैदा नहीं कर रहे, एलपीजी इंपोर्ट आ रही है, वहाँ पे लैब लगी। देखिए ना जब लैब लगी गैस चेक होके आती है, जो बॉर्डर्स है बॉर्डर्स के ऊपर लैब नहीं है। लैब का मुतालबा करते हुए मुझे अरसा गुजर गया, 15 साल गुजर गए पीटते हुए कि वहाँ पे लैब लगाएं ताकि चीज़ प्रोडक्ट चेक होके आए, ताकि क्वालिटी जिसकी ओगरा ने एक तयन किया कि यार ये फार्मूले के तहत ये एलपीजी आनी चाहिए या पोर्ट के ऊपर। बात ये है क्वालिटी और प्राइस को इंश्योर करना स्टेट का काम है। अच्छा, हमारा एज ए स्टेट कैसे करेगी? कल भी हमने इसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर बात की है कि लोकल बॉडीज नहीं होंगी तो सारे चार्जेस जो है वो डीसी एसी के पास चले जाएंगे और वो लोग क्या ही कर लेंगे, कहाँ जाके अथॉरिटी जो है ना वो अपनी दिखाएंगे, या एक पेपर जारी कर देते हैं या 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं आप जैसे लोग उनके पास चले जाते हैं और वो कीमतों का तयन कर लेते हैं। आवाम से तो नहीं पूछा जाता ना, आवाम से तो नहीं पूछा जाता, लोकल बॉडीज होंगी तभी होगा ना। मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत से काम आप कर रहे हैं, देखिए पूरे आपकी तो उम्मीदें थी उनसे वाबस्ता। मेरी उम्मीदें अभी भी वाबस्ता है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला गैर मिनिस्टर अंडर भी बहुत बड़ा काम ऑपरेशन करने वाले। अच्छा, मोहसिन नकवी लेकिन ने कब होगा गैर मेयारी? जब 2-4 धमाके और हो जाएंगे, जब और ज्यादा लोग मर जाएंगे, तब होगा ये गैर मेयारी सिलेंडर्स के ऊपर ऑपरेशन। मुझे उम्मीद अब तो इलेक्शंस आने वाले हैं, अब कौन जाके ऑपरेशन करेगा? मुझे 100% उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। मैंने मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश की है वो जल्दी करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो प्राइस के तल्लक से होते जो चीजें हैं ना, मुझे अब एक चीज का तयन होना चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ कौन करेगा? ज़िले हुकूमत डीसी साहब, मैं यहाँ से आप गए डीसी साहब के पास, डीसी साहिबा के पास गए हैं, आप जाके पूछे आपने? उनके साथ देखिए ना, उन्होंने मीटिंग बुलानी है ना। अच्छा, उनके पास तो कब बुलानी है? उनको फुर्सत ही नहीं है मिलने की। मतलब मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ से उठ के जाने के लिए तैयार हूँ। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को बैठाएं, उनके दुकान के खराजात और बाकी चीज़ों का कुछ भी ये जो जितनी गाली गलोच आवाम सोशल मीडिया पे कर रही है कि महंगी गैस को, जो पानी वाली है, कैंसर लेवा गैस है, बात यह है कि सारी बातें हमें सुनना पड़ती है, लेकिन इसकी क्वालिटी को, इसकी कीमत को इंश्योर करना स्टेट का काम है। हम स्टेट के साथ बैठने के लिए 24 घंटे भी तैयार हैं। हमें देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ओगरा किलो की कीमत जारी नहीं करता, लेकिन डीसी के पास जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए प्राइस कमेटी जो बनाई है उसके बाद अनाउंस करें। उसके बाद अगर कोई दुकानदार, कोई एलपीजी वाला ब्लैक मार्केटिंग करेगा, मैं डीसी के साथ खड़ा होगा उसको नहीं। तो अगर चले इंतजामिया नहीं कर रही है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम नहीं बनता कि हम लोग वो वाली बेचे ही ना, हम आवाम तक जाने ही ना देने? आप अपने लोगों को समझा लें कि आप तो इंसाफ से काम ले सकते हैं ना, आप लोगों की नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनते, आप तो चेयरमैन है उनके। मैं कह रहा हूँ हम बेहिस हैं, हम चोर डाकू लुटेरे बने हुए, हम लोगों की मुश्किल से ये कह के कि हम चोर डाकू लुटेरे बने हुए आप लोग बरी जिम्मा हो जाएंगे?
मैं बरीजुमा नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूं कि डीसी की चीज तैयार करे। एटलीस्ट अपने लोगों को तो समझा सकते हैं ना। डलवाऊंगा जेल में उठा के जो ब्लैक मार्केटिंग करेगा। डीसी देखे ना, दुकानदार के अपने अखराजात हैं, बाकी चीजें हैं। अच्छा, वो आवाम को लूट के ही उन्होंने अखराजात निकालने हैं। मैं कह रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर साहबा मीटिंग बुलाएं, तमाम टीम, मैं नहीं भी होगा तो मेरी तमाम टीम साथ जोड़ के बैठेगी, जो रेट डिप्टी कमिश्नर लाहौर तय कर देंगे इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में उस पर इम्प्लीमेंट मैं करके दिखाऊंगा, करवा के दिखाऊंगा। बात यह है कि अगर ये आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है, ये सोए हुए लोग हैं, पानी कैंसर सब हम बिकता जा रहा है, कुछ देखने वाला नहीं। हम एज ए एसोसिएशन, हमारा आपका काम है लोगों को जगाना, हम जगा रहे हैं। हम तो आपको भी हर दफा बुला के जगाते हैं, लेकिन आप लोग जाग ही नहीं रहे। पता नहीं कौन सी ऐसी स्लीपिंग पिल्स खा के सोए हुए हैं कि आप लोगों को होश ही नहीं आ रहे। देखिए मुझे तो होश आ रहा है, मुझे रात 3-4 बजे आपके प्रोड्यूसर ने जगाया और मैं पहुंच गया हूँ। देखिए टाइम, बात यह है कि हम आपकी अदालत में भी खड़े हैं, जवाबदेह हैं, हम स्टेट के पास भी जाएंगे, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग करेगा हम इंशाल्लाह ताला उसका सर के हो जाएंगे, हम जेल में डालेंगे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब, ये सीएम जो ये कम से कम इस पर एक्शन तो करें। कोई बंदा, सारी कौम बेहिस हो चुकी है, हुकूमत कुदरती गैस इरफान साहब अरबों रुपए लूट गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आपने कोई तब्दीली लेकर आनी हो ना, तो स्टेट की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपनी ज़ात की तरफ देखना चाहिए, अपने घर से शुरू करना चाहिए। अगर कोई चेंजिंग्स आपने, आप लोग ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है ना वो ऑपरेशन करे, आप ये नहीं कह रहे कि हमारा घर ठीक हो, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ठीक हो, वो जो है ना वो मिलावट ज़्यादा जो एलपीजी है वो ना बेचे, वो कीमतों अच्छी वाली जो कीमतें ओगरा जो है ना वो करती है, ब्लैक मार्केटिंग बंद करे। आप उसके ऊपर नहीं आ रहे, आप ये कह रहे स्टेट जो है ना उसकी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी कोई नहीं है। स्टेट को एक्शन करने के लिए नहीं कह रहा, तो फिर किसको कह रहे हैं? कीमत का तयन करने के लिए कह रहा हूं। चलिए, कीमत तयन नहीं हो रही है, आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता। देखिए कि 264 रुपए अगर वो कीमत दी गई है डीसी की तरफ से लाहौर के अंदर, तो आप लोग 264 रुपए ही वो दें अवाम को। आप लोग 2 से 3, मैं तो कहूँगी 5 अरब रुपए आप लोग लूट रहे हैं, और हर महीने, मैं हर महीने, हर रोज, हर ये सिलसिला पूरे मुल्क में चल रहा है। मैं मानता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस चीज का एलपीजी की किलो की कीमत का तयन वगैरह नहीं करता, कम से कम डिप्टी कमिश्नर साहब करें। हम मैं कह रहा हूं, मैं एक्शन करने के लिए कह रहा हूं। मैं सबसे पहले, तो अभी कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार सिर्फ डिप्टी कमिश्नर साहब के पास है। जब वो तयन कर देंगे कीमत, उससे ऊपर जो बेचेगा, मैं खुद खड़ा होकर उसको जेल में ना डलवाऊं तो मैं यहाँ पे आपके इख्तियार में दोबारा बैठूंगा तो आप सामने होंगे। एक बात हुई। दूसरी बात है एलपीजी की क्वालिटी की बात करेंगे। एलपीजी हम घर में पैदा तो नहीं करते, बिल्कुल कोई भी घर प्लांट वाला घर में पैदा तो नहीं करता। शायद हम घर में पैदा कर लें तो फिर कोई अच्छी हमें मिल जाए, फिर यही हो सकता है ना। ये काम स्टेट के हैं, हम आप और मैं, हम स्टेट को जगा रहे हैं। ये लोगों को लूटा जा रहा है, ये चीजें करने के लिए। देखिए आप अपने प्रोग्राम में बुला के आप मुझे जितना बुरा भला भी कहना चाहिए, मैं चूंकि मैं सरबराह हूं, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम आपको बुरा नहीं कहते, हम आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं और उनके किस तरह के रवैये हमारे सामने आते हैं, वो किस तरह बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, हम उसकी वजह से आपको बोल रहे हैं, हम आपको नहीं बोलते। दूसरा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ओगरा के इख्तियार में नहीं है, वो तयन नहीं कर रहा कीमत के हवाले से, तो आपने कोई वफाकी गवर्नमेंट को जाके बोला, उनसे कोई हेल्प मांगने की कोशिश की, कोई बातचीत करने की कोशिश की उनसे? अगर यहाँ पे पंजाब में आपकी नहीं सुनी जा रही है मैं मशकूर हूँ जनाब आईजी सिंध का, राजा रिफत का। देखिए CO2 मिक्स होकर जब आती है तो प्रेशर 1200 pH में जाता है, तो घर पे जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। हाँ जी, तो मैं आईजी साहब के पास गया, उन्होंने DIG हेडक्वार्टर के साथ मीटिंग अभी कराची से करके, उन्होंने 10 स्टेशन थे जो उसमें मिक्स की जा रही थी CNG, उन्होंने 10 के 10 स्टेशन के बाद तमाम उन SCPs को ऑर्डर्स कर दिए कि ये अगर धंधा बंद ना हुआ तो ये आप सजा के लिए तैयार हो। अच्छा, ये मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हुए, CO2 मिक्स करते हैं, उसका प्रेशर चूंकि बढ़ता है, गैर बने सिलेंडर बर्दाश्त नहीं करता, पंजाब में आती है, ब्लास्ट होता है। उन्होंने कहा कि ये मुझे हर हाल में, राजा रिफत को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने एक्शन लिया। देखिए हम तो वहाँ पे हो गया, वहाँ पे शुरू हो गया, एक्शन शुरू हो गया। DIG हेडक्वार्टर ने ऑर्डर निकाल दिए, तमाम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और सिंध के पूरे सिंध के अंदर शक्कर, पन्नू, अक्ल, इस इलाकों में देखिए गुजारिश ये है, इसी तरह मैं चाहता हूँ, देखिए ना स्टेट काम करे, हम स्टेट के हाथ मजबूत करेंगे। हमें मैं किसी के लिए सीएम पंजाब से मोहसिन नकवी साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई है? मैं इंशाल्लाह ताला आगे मैं मुलाकात उनसे करता हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया हुआ है कि गैर मेरी सिलेंडर
का खात्मा करना है। अच्छा। मेरे से वादा कि मुझे उम्मीद है कि जब वो हम शुरू करेंगे नहीं, आपकी इंशाअल्लाह मुलाकात हुई है उनसे? बिल्कुल मुलाकात मेरी हुई है। अच्छा, और तो क्या उसके ऊपर आपने किया? उन्होंने क्योंकि मुझे ये बात तो आपने 2 महीने पहले भी कही थी जब आप आए थे। आपने कहा था मोहसिन नकवी मेरी आखिरी उम्मीद है। ठीक है, हमें भी लगता है कि वो हमारी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि वो जिस तरह काम कर रहे हैं, बहुत स्पीडीली काम भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और उन्हें मुकम्मल भी किया जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो बुनियादी चीज़ें, उनको तो बेहतर करने की ज़रूरत है ना। तो 2 महीने बाद भी आप यही कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन करना है उन्होंने। देखिए, होमवर्क कर लिया? उन्होंने कर लिया। होमवर्क कर लिया और मैं उसके बाद थोड़ा बहुत जितना होमवर्क की जरूरत होती है मोहसिन उतना कर लेते हैं। अच्छा। और खुद भी चीज़ों को बड़ी स्पीड से करते हैं और बड़े लेकिन अब तो अच्छे इलेक्शन अंदाज आ से, रहे बड़े हैं, मुखलत अब तो अंदाज सारी से। इंतजामिया तो उधर ही बिजी होगी, अब तो इलेक्शन आ रहे हैं। देखिए, इलेक्शन अपनी का चलता जाएगा, लेकिन मासूम जानों को भी वो तो बचाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए हमारी। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन को भी देखेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको भी ख़त्म करेंगे। मोहसिन नकवी, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी और इस LPG इंडस्ट्री की आखिरी उम्मीद, अगर मोहसिन नकवी ना कर सका तो मैं पिछले 20-25 साल से रोक था कि उसके बाद तो मैं बिल्कुल खुदाफिज, जिस जन्म शरफ ने कहा था इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, तो मैं भी ये कह के साइड पे दूंगा। मैं समझता हूँ मोहसिन करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे मोहसिन नकवी में 100% उम्मीद है कि वो इसके ऊपर जरूर एक एक्शन और तमाम फोरम बुला के करेंगे। जब तक मोहसिन नकवी साहब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब है तब तक ये लूटमार जारी रहेगी आवाम से। लोगों की जिंदगियां जो है वो रिस्क पर रहेंगी और इसी तरह ब्लास्ट होते जाएंगे। घर में आली सिलेंडर्स जो है वो बुकेंगे और घरों पे जाएंगे। मिनी बम जो है ना वो हम लोग अपने घरों पे लेके जाएंगे। फिर यही होता रहेगा तब तक। देखिए, मैंने DC लाहौर से कहा, DC लाहौर ने आर्डर निकाले कि ये शालम मार्केट है, गोदामों के गोदाम मौत के खिलौनों के बने हुए, एक सेक्शन नहीं हुआ। मैं तो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, मैं रिकॉर्ड पे लाके मुझे झूठा करें, मैं रिकॉर्ड पे DC लाहौर के ऑर्डर हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को, तमाम हार्डवेयर दुकानों में सिलेंडर जो चमकते नजर आ रहे हैं, ये सारे 2 नंबर पकड़े। देखिए, एक हार्डवेयर दुकान नहीं पकड़ी गई। अब मुझे बताएंगे, अब ना आप स्टेट है ना मैं स्टेट हूँ, हम कौन सी बंदूक लेके ये क्या करें? खुदारा अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाइए, अवाम का सोचिए, अवाम के लिए कुछ तो करें, अवाम को रिलीफ एटलीस्ट प्रोवाइड करें कि आप उनसे कीमत तो ले रहे हैं, पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छी LPG तो प्रोवाइड कर दें। हमारे साथ इरफान खोखर साहब मौजूद है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ कि आपके इस गुफ्तगू के बाद या उसके बाद कोई अच्छी उम्मीद हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। तो अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। तो वो आज हमें क्या सिखाएंगी, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अलीना, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज मैं बनाने वाली क्लॉक जो बच्चों के रूम के लिए होगी और आसानी से आप घर पे बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको फोमिक शीट्स चाहिए, किसी भी कलर के, या आपको डिफरेंट कलर के मार्केट से मिल जाएंगे इस तरह फोमिक शीट्स। और मैंने साथ एक थ्रेड रखा है जिससे मैं उसको हैंग करूँगी, ये वाला थ्रेड। और फोमिक शीट्स के मैंने ये स्ट्रिप्स काट के रखे हैं थोड़े से, जो उसके डेकोर के लिए काम आएंगे। और साथ में हम ये स्टिकर्स यूज़ करेंगे, कोई भी स्टिकर्स आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डिजिट्स के स्टिकर्स लिए थे जो क्लॉक के ऊपर यूज़ होंगे वो। और साथ ये फेदर्स होंगे जो भी डेकोरेशन में उसके काम आएंगे। और साथ क्लॉक है तो क्लॉक का डायल और ये सारी चीज़ें उसकी भी साथ आपको ज़रूरत होगी ये। और सबसे ज़रूरी, उसका फ्रेम बनाने के लिए आपको चाहिए कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड मेरे घर पे ही था, ये कार्डबोर्ड मैंने यूज़ किया है और उसमें मैंने दरमियान में यहाँ पे होल कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने एक फोमिक शीट ली थी, उसमें भी दरमियान में होल किया है, जो इस कार्डबोर्ड की मैं बैक साइड पे लगाऊंगी। और दूसरी फोमिक शीट ये है जिसके ऊपर मैंने सारे डिजिट्स लगा दिए हैं ऑलरेडी। अब मैं इन सबको आपस में जोड़ूंगी ग्लू गन की हेल्प से। ये इसकी बैक साइड पे लगेगा ब्राउन कलर वाला। मैं इसकी बैक साइड पे इस तरह से सारा कवर कर दूंगी। ये इस तरह इसकी बैक साइड कवर होगी ग्लू गन की हेल्प से। दरमियान में इसके होल है इस तरह। और उसके बाद ये वाले एरिया को आपने कवर करना है। इस तरह ग्लू गन लगा लो। अब
दूसरी ग्लूज़ भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है, वो भी आसानी से इस पर काम करेगी। इस तरह सारी ग्लू लगाने के बाद मैं इसको इसके ऊपर जोड़ दूँगी। ये इस तरह से रेडी हो जाएगा इसके ऊपर। अब इसके ये वाले एरिया जो नज़र आ रहे हैं वो मैंने फोमिक शीट पहले से जो काट के रखी थी ये वाली, वो सारी की सारी मैं इसकी साइड्स पे लगाने वाली हूँ इसको डेकोर करने के लिए। सारा एरिया इससे कवर हो जाएगा। इस तरह आप इसको साइड टेबल पे भी रख सकते हो, आप इसको हैंग भी कर सकते हो और ये बच्चे आसानी से ख़ुद भी घर में बना सकते हैं क्योंकि कलरफुल है और बहुत अट्रैक्टिव लगेगी उनके रूम में। और ये घर की चीज़ों से भी आराम से बन जाता है। आपके घर में बहुत से कार्डबोर्ड पड़े होते हैं, उससे आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह ये सारा एरिया मैं कवर कर दूंगी। अब बस थोड़ा सा ये रह गया है इस तरह। इसके बाद क्लॉक मशीन हम उसके अंदर लगाएंगे। क्लॉक मशीन का ये है कि अगर आपको कोई पुरानी क्लॉक भी पड़ी है आप वो भी यूज़ कर सकते हो उसमें, अगर नहीं है तो ये भी मार्केट से आपको आराम से मिल जाती है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट की भी नहीं है ये। इस तरह सारा एरिया मैंने कवर कर दिया ग्रीन शीट लगाकर। अभी सारा मैच हो रहा है उसके साथ। इसको मैं यहाँ कवर कर दूँगी। इस तरह जब ये कंप्लीट हो जाएगा और सूख जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद इसके बैक पे ये थ्रेड भी लगाना है बिल्कुल इसके दरमियान में। यहाँ इस तरह ये थ्रेड इस तरह हो जाएगा। अब इसको आप हैंग भी कर सकते हो। ये थ्रेड लग गया। अब बारी आती है मशीन की। उसकी मशीन को आपने किस तरह लगाना है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया आप उसकी बैक साइड इधर से लगा दोगे इस तरह। ये लगाने के बाद इसके अंदर एक सर्कल आता है, ये इसकी चेन सर्कल होता है, ये इस तरह आप लगा दोगे, फिट कर दोगे, खुद ही उसमें जुड़ जाएगा। आपको कोई भी ग्लू या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी इसके अंदर इस तरह जुड़ जाएगा। उसके बाद आप बाकी इसके ये चीज़ें इसमें लगाते जाएंगे। ये वाली पहले छोटी वाली आएगी, इस तरह ये खुद ही फिट हो जाएगी, छोटी वाली, फिर बड़ी वाली ये चीज़ इस तरह, और सबसे लास्ट में ये सेकंड वाली, ये आपने इस तरह लगा दी। उसके बाद इसकी डेकोरेशन अब ये वाला एरिया की रहती है जिसके अंदर मैं फेदर्स यूज़ करने वाली हूँ। इसकी बैक पे मैं यहाँ पे फेदर्स लगा दूँगी इस तरह, और दरमियान में एक पिंक कलर का, और ये रेडी होके इस तरह दिखेगा। आप इसको हैंग भी कर सकते हो, अपनी साइड टेबल पे भी रख सकते हो, और ये फेदर्स भी इसमें लग गए। ये बच्चे आसानी से ख़ुद भी बना सकते हैं और आप भी उनको बना के दे सकते हैं। घर में आपके पास कार्डबोर्ड है, आप आराम से उसके शेप बनाइए, चाहे चौकोर में बनाइए, गोल में, जिस तरह भी, और इस तरह डिजिट्स उस पर लगा के। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी क्लॉक बनाना सिखाई है कि बच्चे इजीली घर पर अपने रूम के लिए बना सकते हैं, और उसके लिए जो जो आपके घर पे चीज़ें हैं उसके थ्रू। तो अलीना, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है, और सर्दी में जिस तरह हम बाकी वायरल डिजीज़ की बात करते हैं, वायरल इशूज़ की बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, उसमें एक और कह लें कि क्रॉनिक डिज़ीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि जनाब, अगर आपका दिल तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा, तभी आप हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तभी आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और सर्दियों में क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खुश्क सर्दी पड़ रही है, और इसके साथ साथ स्मॉग की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अबतर होती जा रही है। तो इसमें हमारे हार्ट हेल्थ किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है, इस वेदर से किस तरह कोप अप किया जा सकता है,
या किस तरह ये स्मॉग जो है ये हमें इफ़ेक्ट करती है, हमारी हार्ट को इफ़ेक्ट करती है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, हम लोग एक तो बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं बहुत ऑयली चीज़ें खाई जाती हैं, गर्म ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं और पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया जाता है। तो क्या इस वजह से भी हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं या किस तरह इनको कम किया जा सकता है? तो इस पर आज हम ओवरऑल हार्ट हेल्थ पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान है जो कि कार्डियक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दूसरा स्मॉग है और उसमें भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो किस तरह क्या ये स्मॉग हमें इफ़ेक्ट करती है और ख़ासतौर पर हमारी हार्ट हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आप मेनली कंसर्न हैं उन पेशेंट्स को जो पहले ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि मोस्टली जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। अच्छा। जिसकी वजह से उनके लंग्स वीक होते हैं। ओके। और ये जो स्मोक का सीज़न है, इसमें जितने पार्टिकुलेट मैटर्स हैं हवा के अंदर, जो हवा में मोलिक रह जाते हैं, तो वो सांस के ज़रिए आप अंदर ले जाते हैं, तो वो आपको जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको बढ़ा देते हैं। जो सूजन का अमल है एल्वेलाई या लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, वो बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। और इसी तरह अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो भी, तो इन दोनों सूरतों में जो आपके फेफड़े हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और आपको सांस में दुश्वारी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। तो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या कार्डियक पेशेंट्स हैं, इन दोनों को जो है वो इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है स्मोक के दौरान और फॉग के दौरान, बिकॉज इसमें भी एयर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो फॉग की वजह से जो है वो लोअर लेवल पे रह जाते हैं, वो ऊपर नहीं जाते। जी जी। तो इसलिए इनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर इरफान, हमने ये सुना है और देखा भी है कि विंटर्स में ख़ासतौर पर कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, उसकी ये वजह है कि विंटर्स के अंदर ठंड की वजह से आपकी जो पेरिफेरल वेसल्स हैं, जो जिल्द की वेसल्स हम कहते हैं, या वैसे ओवरऑल वेसल्स हैं बॉडी की, वो सिकुड़ जाती हैं। अच्छा। ठीक है। वो जब सिकुड़ती हैं तो हार्ट को उनके खिलाफ ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पंपिंग करनी पड़ती है। और दूसरा एक शिवरिंग का मैकेनिज्म है जिसमें कि कपकपी तारी होती है। जब कपकपी आपको तारी होती है तो आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो ट्विच कर रहे होते हैं। तो जब वो ट्विच करते हैं तो उनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, तो ब्लड सप्लाई उनको ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपका हार्ट ऑलरेडी वीक है, अच्छा, या आपकी जो कॉर्नरी वेसल्स हैं, दिल की वेसल्स हैं जो दिल को खून सप्लाई करती हैं, अगर उनकी जो है वो सप्लाई ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, तो अगर हार्ट को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ जाता है या डिमांड आगे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में भी आपको अटैक हो सकता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो रही है? मतलब एक तो जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसको क्रोनिक डिजीज़ है, वो तो हमें पता है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन जैसे वो कैसे डायग्नोज कर सकता है कि मेरा हार्ट जो है वो हेल्दी है या नहीं है? एज़ फॉर एज आप कह लें कि प्री मयर्स जो हैं, जिसे आपको पता चल जाए, घर में पता चल जाए, तो उसमें तो ओनली फिजिकल एक्सर्शन है जो आप वॉक की सूरत में कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कि आप 35 to 45 मिनट्स की वॉक करें, आप चलें। जब आप वॉक कर रहे होते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि कहीं मुझे घुटन हुई है, हाँ, या मेरा सांस उखड़ना शुरू हो गया, अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जो है वो आपको बैठ जाना चाहिए। अगर बैठने से आपके वो सिम्टम्स रिलीव हो गए, आप बेहतर हो गए, तो इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम आपको कार्डियक प्रॉब्लम थी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा है जो आपको हेल्दी भी रख सकता है अगर आप 40 मिनट की वॉक करें डेली बेसिस पे। अच्छा। और इसके लिए एक और एडवाइस मैं साथ ही करता जाऊँ कि आप कभी भी टाइम फिक्स ना करें अपनी वॉक का, कि मैंने शाम को करनी है या मैंने सुबह करनी है। तो क्योंकि आजकल की डेली लाइफ रूटीन ऐसी है हर इंसान की कि वो एक टाइम पे एक काम कर ही नहीं सकता, उसको कोई ना कोई काम और आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आप ऐसा टाइम रखें कि आप बस 40 मिनट्स निकालें। जब आपके पास 40 मिनट्स हों, जस्ट गो आउट फॉर द वॉक। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि जैसे आपने कहा कि वॉक के दौरान अगर आपको इस तरह के कोई साइंस आ रहे हैं तो आप ये इंश्योर हो जाएं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि कहते हैं हम बैठे बैठे ना बहुत एक ही दिल पे वज़न पड़ना शुरू हो जाता है, या ऐसे लगता है घुटन सी महसूस होना शुरू हो जाती है। क्या वो भी इस साइड पर लेके जा सकती है या कुछ और कोई प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसे पेशेंट्स को तो फिर वॉक और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। उन्हें पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा।
अच्छा मैं आपको बताऊं, बाजू का ऐसा कभी-कभी होता वो है कहते हैं जी, कि हम गैस अपने चढ़ रही है आपको, हम अपने स्टमक का माइनर प्रॉब्लम। सिम्टम्स को जो है ना वो फोरगो कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं कि अच्छा ये ऐसे होगा, ठीक हो जाएगा, स्टमक का मसला होगा या हम कहेंगे कोई मसल का मसला होगा। हाँ जी। तो इसके मुतालिक मेरा ख्याल है कि एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखें कि आपको स्टमक जो है वो पेन आपकी फ़ौरन जान नहीं लेगा, आपका कोई मसल पेन आपकी फ़ौरन जान नहीं ले सकता। ओके ओके। तो एक ही चीज़ है जो बहुत ख़तरनाक है, वो है आपके हार्ट का पेन। अगर आपको हार्ट का पेन है तो वो आपकी जान ले सकता है। तो ऐसी सूरत में कि आप किसी और सिम्ट में जाएं तो इट्स बेटर टू गो टू सम इमरजेंसी और अपनी ईसीजी करा लें और अपने आप को प्रॉपर चेकअप करा लें। कभी भी स्टमक के पेन को या चेस्ट पेन या शोल्डर पेन को आप सिर्फ मस्कुलर पेन ना लें। अच्छा, ये हार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है? ये हो सकता नहीं, ये मेरा ख्याल है मोर देन 70% ऐसे लोग इसको जो है वो रॉन्ग ले लेते हैं कि ये मुझे शोल्डर का पेन हो रहा था काफ़ी अरसे से या मुझे स्टमक का पेन हो रहा था काफ़ी अरसे से। तो ये आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस हवाले से आप लोगों ने ख़ास करके ख्याल रखना है कि किसी कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करना है, उसको पहले दिखा लें, फिर किसी और डॉक्टर के पास जाएं या ख़ुद ही गूगल डॉक्टर बन जाएं। अच्छा, दूसरा जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, पहले हम देखते थे कि जो 40 अबव हैं, जो 50 अबव हैं, उनमें हम हार्ट प्रॉब्लम्स देखते थे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, या हमारा माइंडसेट भी यूँ ही था कि 50 जो है ना वो ऊपर 50 से ऊपर होंगे तो हमें हार्ट का मसला हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अब यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या लाइफस्टाइल है, हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। जिसमें स्मोकिंग है, आपकी अपनी जेनेटिक्स है कि आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है अगर तो यंग जनरेशन में हो रहा है मैं उसी में बता रहा हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो आप स्मोकिंग देखें तो वो बड़ी यंग एज में आप लोगों को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे कि वो कर रहे हैं। दूसरा, इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं, आइस है, वेप्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कार्डियोटॉक्सिक हैं। अच्छा। बहुत सारे मशरूबात ऐसे हैं जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है लोगों में। उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कार्डियक टॉक्सिक हैं। अच्छा। ये जो मैंने आपको फॉग का बताया, फॉग में अभी रिसेंट एक रिसर्च आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि पार्टिकुलेट मैटर्स जो एक 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम की उनकी लेंथ है, तो उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक पाया। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि एक पेशेंट में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको कार्डियक डिजीज़ हो रही है। अच्छा। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। उसमें आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आप सोफास पर हैं, घर में आपको काम नहीं है, बाहर भी आप काम नहीं करते एंड यू आर सिटिंग एंड जस्ट वाचिंग टीवी, और आप फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली आपको आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, हार्ट को करती हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग पेशेंट बन जाते हैं हार्ट डिजीज़ के, उनके लिए कितना ये एक तो कह लें कि प्रोलॉन्ग हो सकता है, और दूसरा उनके लिए क्या एहतियात हो सकती है? बहुत से लोगों को जैसे एक दफ़ा हार्ट अटैक आया, वो रिकवर कर गए, दोबारा से क्या वो दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है उन्हें? देखिए, हार्ट अटैक होने के बाद 3 तरीके हैं इलाज के। अच्छा। एक ये है कि आप सिर्फ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, एक ये है कि आपकी जो नाली बंद होती है उसमें हम स्टेंट डाल देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरा तरीका इलाज जो है वो है बाईपास कर देना, कि हम उनको नालियों को पेवंद कर देते हैं। ओके। अब आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस तरह की है और आपने कौन सा तरीका इलाज जो है वो चूज़ किया है। फ़र्ज़ किया आपकी नाली बंद है और डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको स्टेंट डलेगा, आप स्टेंट नहीं डलवाते हैं, तो फिर आपको चांस है कि आपको दोबारा अटैक हो जाएगा। अच्छा, ओके। ज़्यादा चांस है। ओके। ये भी हो सकता है आप स्टेंट डलवा लें फिर भी अटैक हो जाए, ये नहीं कि नहीं हो सकता, बट अगर आप नहीं डलवाएंगे तो फिर आप प्रोन टू अटैक हैं। इसी तरह अगर आपको डॉक्टर ने बाईपास एडवाइस की है और आप दिल का बाईपास नहीं कराते हैं तो यू आर प्रोन टू कि आपको किसी भी वक्त दोबारा अटैक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपकी नालियाँ बंद हैं। ठीक है, लेकिन ये बाईपास जो है, हार्ट बाईपास, ये कब सजेस्ट किया जाता है? जब मतलब पहली एक नाली बंद हो रहा है, या जो तीन वॉल्स है मेरे ख्याल से हार्ट के हमारे, कि वो सारी, और एंड जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है वो बाईपास का बचता है? दिल के जो है ऑपरेशन 2 किस्म के होते हैं। अच्छा। एक तो बाईपास है जिसको हम आम ज़बान में बाईपास कहते हैं, वो दिल की नालियों के लिए होता है जिसमें अटैक होता है। ठीक है। और एक होता है दिल के वाल्व लीक कर रहे हैं, तो उसको वो वाल्वुलर ऑपरेशन होता है। ओके। ये दोनों, लेकिन आम ज़बान में हर इंसान इनको बाईपास कहता है कि मैंने बाईपास कराया। तो अगर आप नालियाँ जो है
वो चंद ऐसे लियंस होते हैं कि ख़ास जगह पे अगर बंद हों तो उनमें स्टेंट डल सकता है। अगर वो नालियाँ बहुत सारी जगह पे बंद हों और ऐसी जगह पे बंद हों कि वहाँ पे स्टेंट डालना ज़रा मुश्किल हो, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट के लिए वहाँ पे तार ले जाना, वहाँ पे स्टेंट ले जाना वहाँ मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा तंग हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो है फिर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको बाईपास की ज़रूरत है। बाईपास इज़ लाइक कि एक जगह पे अगर नाली बंद है तो आप दूसरी जगह पे जाके उसको आगे जाके पेवंद कर देते हैं और खून की सप्लाई बहाल कर देते हैं। अच्छा, आगे की तरफ जो है। तो जो दिल के वाल्व का ऑपरेशन है उसमें आपके वाल्व जो है वो लीक करते हैं, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। ओल्ड एज में डिफरेंट रीजंस हैं, यंग एज में डिफरेंट रीजंस हैं। मोस्ट कॉमन जो हमारे एरिया में या पाकिस्तान में रीज़न है वो रोमैटिक फ़ीवर है, जो 9 या 10 साल की एज में बच्चों को होता है, गले की इन्फेक्शन के साथ होता है और वो अल्टीमेटली आपके हार्ट के जो वाल्व्स हैं उन पे जाके वेजिटेशंस बना देता है या उनको जाके इफ़ेक्ट करता है। और हार्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10 से 15 साल के बाद आती है। ओके। तो वो फिर पता चलता है कि जब आप अपनी एको कराते हैं, आपको सांस चढ़ रहा होता है, तो आप दिल का अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसे हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, तो उसमें फिर पता चलता है कि आपके जो हार्ट का वाल्व है वो लीक कर रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर या हम उसको रिपेयर करते हैं, अच्छा, और या फिर हम रिप्लेस करते हैं उसको मेटालिक वाल्व के साथ या टिश्यू वाल्व के ओके। तो इसलिए ख़ास तौर पर विंटर्स में यहाँ पर ये जो स्मॉग का वेदर आता है, फॉग का वेदर आता है, इसमें तो अपने हार्ट का या अपनी सेहत का ओवरऑल अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओवरऑल आप हेल्दी रहेंगे तो आपका हार्ट भी हेल्दी ही रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मौजूद है। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। आजकल के जो डेज हैं जिनमें स्मोक है बाहर, हाँ जी, तो इट्स बेटर कि आप जो है वो इंडोर एक्टिविटी करें। इंडोर या मास्क आउटसाइड पे वॉक ना जाएं, लाजमी। आउटसाइड बिल्कुल वॉक ना करें। ओके। इंडोर एक्टिविटी और इंडोर वर्कआउट करें और इन दिनों में खास तौर अवॉइड पर। करें। और अगर बाहर जाना है कोई ग्रॉसरी या कोई भी कामकाज पे, तो मास्क का लाजमी एटलीस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक तरफ गैस की लोड शेडिंग जारी है और दूसरी तरफ जनाब हर घंटे बाद जो बिजली जा रही है उसका एक अलग ही स्यापा पड़ा हुआ है हम सबको। और ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो बिजली का सिलसिला है वो यूं ही चल रहा है। और वो भी सर्दियों में अगर बिजली जा रही है तो गर्मियों में क्या ही हमारा हाल होगा। और हर इलाके में यही सूरत हाल है। बताया ये जा रहा है कि शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है हमें, और जिसकी वजह से लोड शेडिंग नहीं रुक रही है मौसम सरमा में भी। एक तरफ आप देख लें कि जनाब गैस नहीं आ रही है और दूसरी तरफ आप जब बिजली जलाने जाते हैं, स्विच ऑन करने जाते हैं तो बिजली भी नहीं आ रही होती है। तो इसकी क्या वजह है और किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पानी की कमी के बायस जो हाइड्रल बिजली है उसकी पैदावार में भी कमी हुई है। तो इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फ़हद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है आपको भी स्मॉग ने जो है ना वो शिकार बनाया हुआ है अपना। जी बिल्कुल, मेरी भी ज़रा 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था और गला भी ख़राब था। तो मामला तो ऐसे ही है जी, आवाम को जो है वो सुक्का सांस नहीं लेने देना। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौसम सरमा शुरू हुआ है तो लोगों को ये एक चीज़ थी कि यार अब बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, अब गैस का अज़ाब पड़ेगा वहाँ पे। मगर वो बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है और गैस का अज़ाब तो फिर है ही है। वो तो है ही है ना। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देखें कि शहर के जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर गैस तो दस्तियाब ही नहीं है। जो 3 औकात सुई नॉर्दर्न की जानिब से बताए गए थे उसमें भी नहीं उन 3 औकात में भी गैस दस्तियाब नहीं है। जहाँ जिस इलाके में मैं रहती हूँ फ़हद, वहाँ पर जो टाइमिंग भी बताई गई उसमें भी गैस नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। ऐसे यही सूरत हाल है। चंद एक इलाके जो यानी कि जिसको कह सकते हैं आपके गुंजान आबाद इलाके नहीं है या टेल पे नहीं है, उन इलाकों में गैस आ रही है, मगर उनमें भी जो है वो रात को 10 बजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है और सुबह 6 बजे तक जो है वो गैस बंद रहती है। यही सूरत हाल इस वक्त बिजली की है। बिजली की मुख्तलिफ औकात में 1 घंटे के साथ 1 घंटा लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे ही है। अगर शॉर्टफॉल की बात की जाए तो शॉर्टफॉल जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है।
हम कैपेसिटी लेकिन चार्जेस क्या भी अदा वजह कर है? रहे हैं। मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? हर साल यही होता है, कभी देखिए- पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है जनवरी में, या ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो सर्दियां जैसे ही आती है, विंटर का सीज़न जैसे ही आता है तो इनका शॉर्टफॉल बढ़ना शुरू हो जाता है या हमारी पैदावार कम हो जाती है। क्या वजह है इसकी? टेक्निकल प्रॉब्लम है कोई? बेसिकली जब होता ये है कि जब हाइडल इनके बारिशें भी नहीं हुई तो पन बिजली जो हाइडल बिजली होती है उसकी पैदावार में जो है वो कमी होती है। अच्छा, उसके बाद जो महंगे पावर प्लांट्स हैं, हाँ। जो महंगे जो RLNG पे चलते हैं या जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, उनमें से महंगे पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है। अब शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी साइड पे जब बिजली की पैदावार में कमी आती है ना, तो जो सिस्टम है वो भी ट्रिप करता है। अच्छा। जब सिस्टम ट्रिप करता है तो फिर अगर एक जगह, ये पिछले दिनों अभी जो है वो जनूबी पंजाब में सिस्टम ट्रिप कर गया था, जिसकी वजह से कमोबेश पूरे जनूबी पंजाब में 8 से 9 घंटे तक मुसलसल बिजली बंद रही है, लाइट नहीं आई। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि लेस्को की अगर सिर्फ बात करें तो लेस्को की इस मौसम में जो तलब है वो बिजली की 2300 से 2400, 2200, 2300, 2400 तक जो है वो होती है दिसंबर में, और अब जनवरी में भी यही सूरत हाल रहेगी। मगर जो बिजली मिल रही है वो जो है वो 1700, 1800, 1600, 1700, 1800 ये जो है वो रेशो है बिजली मिलने की, क्योंकि हर घंटे के बाद बिजली की तलब में जो है वो इजाफा या कमी सामने आती है। तो ये वेरिएशन इसकी होती है और अच्छा, वेरी करती लेकिन रहती है। बात ये हमें पता है ना, इंतज़ामिया को भी पता है, हम भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये हर साल ये होना होता है, यूँ होना होता है कि जैसे सर्दियाँ आएंगी तो जो पैदावार है वो कम हो जाएगी बिजली की। तो ये किसकी नेग्लिजेंस है, और कब इनको पहले ही कोई मेजरमेंट्स ले लेने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से जो है ना वो बचा जा सके? किसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये चीज़ें हो रही होती है? देखिए, डायरेक्टली तो ये वफाकी जो वज़रा हैं, वफाकी हुकूमत है, वो जो वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं, ये उनका काम है बेसिकली, कि जो आपको पता है कि हर साल यही सूरत हाल होती है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल पेश आ रही है, जो मसाइल पेश आ रहे हैं, 18वीं तरमीम हुई थी उसकी वजह, उसके बिना पर ये सूबों को नहीं इख्तियार हो गया पावर डिवीजन का भी? सूबों को बिल्कुल ये अभी तक विफाक के पास ही है? नहीं, अभी तक सूबे जनरेशन कर नहीं पा रहे। सूबे ये देखे ना, पंजाब में जो हाइडल मंसूबे बनाए गए थे मुख्तलिफ नहरों पर, उन्होंने छोटे डैम, वो याद होगा हमने प्रोग्राम भी उस पर किया था, और वो 4 साल पहले का मामला है। वो अभी तक जो है वो उसकी जो वो जिसको कहते हैं ना पहली जो वो एक बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स, PC1 जो बनाते हैं, वो भी अभी तक जो है वो नहीं बना, और पहली जो उनकी ब्रीफिंग होती है वो भी अभी तक नहीं हो सकी। वो सारी चीज़ें मामला ये हुआ था कि वो सारी चीज़ें जो लैंड थी वो भी एक्वायर कर ली गई थी। अच्छा। मगर उसके बावजूद जो है वो मंसूबा उसके बाद शुरू नहीं हो सका, वो अभी तक ठप है। अच्छा, इसका मतलब अगर वो 4 साल पहले शुरू हो जाता तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती। देखिए, वो देहात जो करीब थे उन नहरों के, जो बड़ी नहरें थी पंजाब के 36 मुकामात ऐसे थे जहाँ पर नहरों पर, जहाँ पर जो है वो हाइडल पावर प्लांट लगने थे और बिजली, सस्ती बिजली पैदा होनी थी। मगर वो मंसूबा देखें, जो आवाम की फलाह के मंसूबे वो कहाँ जल्दी पूरे होते हैं, और वो फिर मामला जो है वो तखीर की तरफ चले जाते हैं। इनके ऊपर दोबारा से जो काम है उसको रिज्यूम कर लिया जाए, दोबारा से बहाल किया जाए, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास या हमारी नहरों के ऊपर इतनी कैपेसिटी है कि नाल में कि हम लोग दोबारा से इसको करके और ये अपनी पैदावारी जो लागत है उसको पूरा कर सकते हैं? हर जिस नहर पे ये लगेगा उसके करीबी देहात जितने भी होंगे उनमें सस्ती बिजली उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। ठीक है, और एक और मंसूबा बनाया गया था कि जितनी बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं वो पंजाब, वो सूबों के हवाले की जाएंगी जिस सूबे में वो आती है। जैसे पंजाब में मैपको है, गैपको है, फेस्को है, लेस्को है, ये 4-5 कंपनियां जो है ये पंजाब के हवाले कर दी जाएंगी। मगर वो भी मामला अभी जो है वो रुका हुआ है। तो दूसरी जानब इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो स्मोग और फॉग करती है सिस्टम को। अच्छा, सारा साल जो है वो NTDC की प्रेस रिलीज आती रहती हैं कि जी हमारा काम हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइनें ठीक कर रहे हैं हम, ट्रांसमिशन लाइनों को हम जो है वो धो रहे हैं, वो जो है वो उसका क्या नाम है, वॉश मशीन होती है उसके साथ। ये ट्रांसमिशन लाइंस के का बोल के अवाम को धो रहे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन नहीं धो रहे होते। अच्छा, जब तक ट्रांसमिशन लाइनों पर आप काम नहीं करेंगे मौसम सरमा में वो रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। हाँ जी, वो ट्रिपिंग करेंगे। अब सबसे ज़्यादा मसला ही ट्रिपिंग का है। बड़ी लाइनें जो हैं वो 500 kVA की और 220 kVA की वो ट्रिप कर जाती हैं। जो जब ट्रिप कर जाती हैं
तो फिर अगर वो सिस्टम एक दफ़ा ट्रिप कर जाए तो उसको बहाल होने में जो है वो 5-6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि सर्दियों में अगर गैस नहीं आती है तो लोग सारे इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, बाकी चीजें जो वो बिजली के साथ यूज करना शुरू कर देते हैं, इसलिए भी जो वो ट्रिपिंग है वो होना शुरू हो जाती है। गर्मियों में तो हमने सुना ही सुना है, लेकिन सर्दियों में भी होती है। देखिए सर्दियों में आप फिर भी आप देखें, गर्मियों में अगर 6000 तक डिमांड चली जाती है, 6000 मेगावाट तक, तो मौसम सरमा में जो है वो 2500 तक, 2500, 2400, 2600 यहाँ तक डिमांड रहती है। इससे ज़्यादा डिमांड नहीं जाती, चाहे जितनी मर्जी आप ये देखें कि हम जो है वो पावर प्लांट्स बंद कर देते हैं। दूसरी जानब ये जो ये भी बहल सफाई का अमल शुरू है और बहल सफाई की वजह से नहरें बंद हैं सारी, पानी की कमी है, बारिशें जो है वो हो नहीं रही हैं, तादाद से नहीं हो रही उस जो है वो मिकदार से। तो ये सबसे बड़ी वजह भी है। एक जानिब तो जो बिजली की जनरेशन है उसमें कमी आई है और जनरेशन में कमी आने की वजह से सिस्टम जो है वो ट्रिप कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये फोग और स्मोक की वजह से जब इनका मिक्सचर बनता है ना, फोग बेसिकली स्मोक की वजह से सारी तारों पर जो है जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, कंडक्टर हैं, उन पर गर्द जम जाता है। अच्छा। और जब स्मोक आती है, जब फोग आती है तो वो फोग ज़रा वेट होती है, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है वहाँ पर, जिसको कीचड़ कह सकते हैं आप, मतलब उसका पूरी मिक्सचर दुनिया बन जाता कहाँ है। तक पहुंच चुकी है और अभी भी हम वो और जो है ना हमें तारों पे टाकियां मार रहे हैं। तारों पे टाकियां मारने वाला हिसाब है, बस वही चीज वही हिसाब है। अब दुनिया चांद तक पहुंच गई और हम तारों पे टाकियां मार रहे हैं। हमारी ट्रांसमिशन लाइनें ठीक नहीं ठीक ही नहीं हो रही है, पता नहीं कब ठीक होंगी। और हर साल करोड़ों रुपया लगता है इन ट्रांसमिशन लाइनों पर, कागजों में, ठीक है ना। कागजों में, ये हाँ अच्छा जी। कहा आपने वैसे। तो मगर ये है कि अगर आप देखें तो मैं आज सुबह घर से निकला हूँ तो मेरे घर में लाइट नहीं थी, ठीक मेरे है, घर वेट में भी कर लाइट करके। नहीं थी, ये कहीं पे भी नहीं है। 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है, 24 घंटे में 12 घंटे लाइट आ रही है, 12 घंटे लाइट जा रही तो है। आप देखें और ये कारोबार सारी क्या होने सर्दियां हैं। इसी तरह रहने वाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही गर्मियों में तो चले हम गुजारा कर ही लेते हैं कि चले गर्मी है, लेकिन सर्दियों में भी वो कहते हैं जी वो यही सूरत हाल रहेगी कुछ दिन। कुछ तो दिन? उसने मेरा कहा जी ख्याल फिर है क्या महीना होगा, हो गया अभी तो। उसने कहा जी फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा फिर आप आदी हो फिर आप आदी हो ठीक है जाएंगे, ना। हाँ। तो हमारी सूरत हाल ये है कि कुछ दिन जो है वो गर्मियों में यही सूरत हाल रही है। उन्होंने कहा सर्दियों के कुछ दिन है, कुछ 6-5 महीने 4-5 महीने, उनमें भी जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा ये जो इस वक्त बहरान है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी फिर आप आदी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, फिर आपको परवाह नहीं होगी कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो यही सूरत हाल है। लेकिन देखिए ना, कीमत बढ़ जाती है, बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन बिजली आ ही नहीं रही होती। पहले भी हम यही रोते थे गर्मियों में भी कि जनाब बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। यही सारी सूरत हाल सर्दियों में भी हो रही होती है। कीमतें बढ़ाते हुए इन्हें नज़र नहीं आता है कि बिजली भी तो भेजनी है हमने। देखिए बिजली की कीमत अब इतनी हो चुकी है कि आम बंदा अब शायद बड़ा सोच समझ के जो है वो 1 यूनिट चलाता हो और बड़ा ही वो सोचता होगा कि यार ये जो है वो लाइटें में बंद कर दो। और ये सूरत हाल हो गई है। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हर बंदा रो रहा है। हुकूमत शायद अवाम के जो जज्बात है उसको नहीं समझ पा रही। उसकी वजह यह है कि इतनी उनकी आमदन नहीं है जितने जज्बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझ रहा है। सिर्फ खाल उतारने में लगे हुए हैं हर कोई, वो चाहे माफिया हो जाए, वो चाहे हुकूमत हो जाए, वो चाहे अफसरान हो जाए। आप देख ले बिजली की कीमतें कहाँ तक चली गई हैं, सुई गैस की कीमत कहाँ तक चली गई है, LPG की कीमत जिसको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा, कोई उस अथॉरिटी किसी के पास है ही नहीं है। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाओ तो वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप इंतजामिया के पास जाओ वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, ओगरा के पास जाओ वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ। तो फिर किसके हाथ में है ये सारा कुछ? अब आप ये देखें कि सारी दुनिया को पता है, अब ओगरा को नहीं पता, हम रोज बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, रोज हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जनाब पूरे लाहौर में जो आप मुकर्रर करते हैं रेट, उस पर LPG दस्तयाब नहीं है। आप लेके दिखा दें, कहीं से लेके दिखा दें जो जुर्माना उसके बाद हम मुझे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे पहले वो इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा है कि ओगरा के हाथ में नहीं है तायुन करना, ये अब DC के हाथ में आ गया है। नहीं देखें, ओगरा ही अथॉरिटी है बेसिकली। अच्छा, अथॉरिटी ओगरा ही है, ओगरा ही अथॉरिटी है, ओगरा ने ही ये सारे मामलात करने हैं। अब ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की हैं ये ओगरा ने ही की है। जिले इंतजामिया को या पुलिस को अगर कार्रवाई के इख्तियारात दिए हैं तो ओगरा ने ही दिए हैं। ओके ठीक है, तो मेन तो आप ओगरा बरीजुमान नहीं हो सकता इसमें से कभी भी, क्योंकि ओगरा की ही सारी जिम्मेदारी है। रेट कौन मुकर्रर करता है? ओगरा। अथॉरिटी कौन है? ओगरा। ठीक है जी।
और उन पर इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? ओगरा ने। अब आप कह तो देंगे ओगरा कि है हमारी कहाँ पे, कहाँ सोया हुआ है ओगरा? ये नहीं मिल रहा, ओगरा नहीं मिल रहा आपको, सर्दियों में ओगरा मिलेगा नहीं, ठीक है ना। गर्मियों में ओगरा हर 15 दिन बाद आ जाता है, या तो कीमतें बिजली की बढ़ जाती है या पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, तब हमें याद आता है अच्छा ओगरा है कोई। पूरे महीने में आपको एक दिन ओगरा का पता चलता है कि ओगरा की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिफिकेशन या तो कीमतों में इजाफे पहली का। तारीख को या तो 15 तारीख को। नहीं, 31 तारीख को या 30 तारीख को या 31 तारीख को, जो अगर 30 का महीना है तो 30 तारीख की शाम को ओगरा का नोटिफिकेशन आना है, और अगर 31 का महीना है तो 31 की शाम को ओगरा का नोटिफिकेशन आना है। उसके बाद ओगरा ने गायब हो जाना है सफा हस्ती से। उसके बाद उन्होंने अगली 31 को या 30 को नजर आना है कि भाई ये कीमत हमने मुकर्रर कर दिया है। इस दौरानिये में अवाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, अवाम को कितना लूटा जा रहा है, ओगरा को नहीं कोई पता। फर्क नहीं पड़ता देखें, ओगरा को। शायद ओगरा के घर में आती हो बिजली और जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो गैस आती है उनके घर। ओगरा की सूरत हाल ये है कि ओगरा डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपनी पावर्स देता है ज़िला इंतजामिया को, और उसने दी भी हुई है। लेकिन चले बिजली का तो हमने देख लिया कि जी बारिशें नहीं हुई हैं और पानी की किल्लत की वजह से जी पैदावारी कमी है। गैस की क्या वजह है कि इन्होंने कहा था कि जी 10 बजे तक घरों में गैस आएगी। 10 बजे क्या, सुबह 6 बजे अगर आप गैस खोलें वो आ नहीं रही होती, दोपहर को 12 बजे खोले तब भी नहीं आ रही होती। तो गैस की कमी की क्या वजह है? बेसिकली आपकी कुदरती गैस की जो पैदावार है, जो उसकी सूरत हाल है, वो इंतहाई कम होती जा रही है। क्या वजह है? ठीक है, गैस आपकी खत्म होती जा रही है, कुदरती गैस आपकी खत्म होती जा रही है। इसका हाँ जी। मतलब है आइंदा सालों में हमें मिलेगी नहीं कुदरती हाँ जी। गैस। अगर आपकी फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी इस वक्त वैसे होती यही सूरत हाल है, अगर आपकी 23 से 2400 डिमांड जो है वो पहुंच चुकी है MMBTU, तो आपकी जो कुदरती गैस है वो 6 से 700 MMBTU आ रही है। उसमें ये सूरत हाल होती है कि उसमें फिर RLNG जो है वो जो इम्पोर्ट की जाती है, महंगी होती है, वो महंगी होती है। वो आपको पड़ती है $14 14 से $15, यानी कि डॉलर के हिसाब से। हाँ, डॉलर की उसकी हमारी कीमतें- LPG भी जो आती है वो भी डॉलर के हिसाब हाँ से जी, ही आती है। हाँ। उसकी कीमत ये होती है $14.40 जो है वो फी MMBTU उसकी कीमत है, और उसको फिर पाकिस्तानी रुपए से जो है वो ज़रब दे के उसकी कीमत मुकर्रर की जाती है कि इसकी क्या कीमत है। अच्छा, अब वो देखें, अगर वो जो है वो अगर आम सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को वो RLNG देना शुरू कर देंगे, तो फिर तो वो आपको तो वो आपको उसका बिल ही नहीं अदा कर सकेंगे, बिजली से महंगी पड़ेगी। अब देखें, आपने इन्होंने इसके बावजूद 172% कीमत में इजाफा किया है गैस की। वो आप देखें, जिसका बिल 5 से 700 रुपये आता था, अब उसका बिल 3,3500 उसका बिल आया। और सबसे बड़ा मसला जो हुआ है वो कमर्शियल सार्फिन के लिए हुआ है, छोटे छोटे कमर्शियल सार्फिन। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या सन्नतों को भी गैस प्रोवाइड की जा रही है, इंडस्ट्रीज को भी, या सिर्फ इंडस्ट्री को जरा फायदा ये हो रहा है कि इंडस्ट्री को जो है वो चूंकि RLNG है और महंगी गैस है, इंडस्ट्री को मिल रही है, इंडस्ट्री को RLNG मिलती है। ओके, इंडस्ट्री को मिल रही है। अब जो छोटे दुकानदार हैं, कमर्शियल सार्फिन है जो, उनके लिए बड़ा अजीब जो है वो सूरत हाल होगी। उनका 1600 पर MMBTU उनकी कीमत थी फी, यानी कि यूनिट की, अगर आप आसान अल्फाज में कह दें तो यूनिट की 1600 रुपये कीमत, 1600 रुपया फी यूनिट कीमत, गैस कीमत थी। अब वो हो गया 3900 रुपया, 3900 रुपया फी यूनिट। तो जिसका बिल 1 लाख रुपये आता था, उसका बिल अब आया 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये उसका बिल आया। यानी कि आप देखें कि डबल से भी ज़्यादा उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और लोगों ने अब जो है वो ये गैस कनेक्शन उतरवाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब अवाम इस वक्त शशोपंज का शिकार है, आप कह सकते हैं तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि भाई देखें, अगर आप LPG इस्तेमाल करते हैं तो वो ओगरा रेट पे दस्तयाब नहीं है। अगर ओगरा रेट पर भी LPG दस्तयाब हो इस मौसम में 256 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, तो भी काबिल कबूल हो जाए। ठीक है, मगर किसी भी इलाके में ओगरा रेट पर LPG दस्तयाब नहीं है। इस वक्त 310 320 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो LPG फरोख्त की जा रही है। और रेट क्या है? 256 रुपये, जो कल बढ़े हैं 2 रुपये बढ़े हैं मजीद। अच्छा, ठीक है, 256 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो ओगरा ने रेट मुकर्रर किया है। अब इसमें जिम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया की क्या है, ओगरा की जिम्मेदारी क्या है कि ओगरा वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो
महंगी एलपीजी फरोख्त कर रहे हैं और जो रजिस्टर्ड हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनके registered लाइसेंस कैंसिल करें। अच्छा, ठीक है, आज तक बिल्कुल किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ महंगी एलपीजी बेचने पर। हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी थोड़ी नहीं सी होता। कार्रवाई किसी के खिलाफ हुई भी है तो वो रिवर्स हो गई है। अब ज़िला इंतजामिया का काम है दुकानदारों को कंट्रोल करना। अच्छा, और दूसरा ये है सिर्फ एक तो चले महंगी गैस बेच रहे हैं, एलपीजी बेच रहे हैं, वो भी हम पैसे दे देते हैं, दे के ही घर पे लेके आते हैं ना, लेकिन दूसरी बात ये है कि वो एलपीजी भी पानी से उसके अंदर मिलावट की गई है, गैस नहीं सही मिल रही है, उसका क्या इलाज है फिर? उसमें CO2 मिक्स किया जा रहा है और वही ना, पानी मिलाया जा रहा है उसके हाँ जी, अंदर। CO2 इतना खतरनाक है अगर आप घर में एलपीजी पे खवातीन जो हैं वो कैंसर उस का बाइस एलपीजी बन पे रहा बन है रही हैं तो वो कैंसर का सबब बन रही है। तो ये इसका कोई आइडिया नहीं है ओगरा को कि चले अगर तायुन नहीं किया जा रहा कीमतों का, बढ़ा जायद कीमत भी ली जा रही है, लेकिन एटलीस्ट जो गैस पीछे से आ रही है एटलीस्ट वही प्रोवाइड की जाए आवाम को। देखें हर चीज़ का पता है, किसको हर चीज़ का नहीं पता। इधर मैं आपको एक रेट बात बताऊं, दायर करनी है, टेक्निकल सी ACs, बात है, DCs, इनको नहीं पता। मैं आपको टेक्निकल सी एक बात बताऊं, बिजली चोरी जो है वो कभी भी लेस्को के अमले के बगैर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल गैस चोरी जो है वो कभी की सुई गैस के अमले के बगैर नहीं की जा सकती, आम सार्फ इतनी जरूरत नहीं कर सकता, ठीक है। पानी चोरी वासा के हमले के बगैर नहीं हो की जा सकती है। सकती। अच्छा, और लेकिन ये जो है ये महंगी सारे जो मिले गैस हुए आप हैं ना देख आपस सकते हैं में। कि ये ओगरा के जो है वो पता होने के बाद नहीं हो रही, नहीं हो सकती। हर अच्छा, चीज़ दूसरा पता ये होती क्या है इनको। मुमकिन हो सकता है फाहद कि हम सबको पता है कि जी सर्दियों में गैस नहीं आनी है, तो हम किसी ऐसे मुल्क के साथ जो MOU साइन करें और वहाँ से जब लें तो LNG जो है वो हम लोग सिर्फ सन्नतों को प्रोवाइड करें और जो सुई गैस है, नेचुरल गैस है, वो हम लोग घर को जो है ना प्रोवाइड करें। ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए ये तो सब प्लानिंग की बातें हैं, ये होती भी हैं, नहीं, पूरी अगर- दुनिया में हो रहा है, हो सकता है ऐसा। होता है, बिल्कुल ऐसे होना भी ऐसे ही चाहिए। सजेशन ही हर दे जगह सकते हैं ना पे हम, ये होता शायद है। उनको ना मिलती हो ये सजेशन हम ही दे दें हाँ जी, इंतजामिया को। हर जगह पे उनको सब पता है। मसला ये है ना कि अगर किसी को नहीं पता ना तो उसको वो अवाम को नहीं पता कि क्या हो रहा है। अवाम को नहीं पता, वो बेचारी अवाम को नहीं पता, वो लुटती जा रही है। उनको सब पता है। अगर आप कहें कि उनको नहीं पता उन्होंने क्या नहीं करना, वो इतने बड़े दिमाग उधर बैठे हैं, इतने करोड़ों रुपया वो जो है वो दिमाग चल रहा है कि सालाना किस तरह लूटना है। सालाना लेते हैं, करोड़ों रुपया सालाना कमाने वाले हैं वो। अच्छा, और ये जो माफिया है जो सरगर्म हुआ है LPG माफिया, रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 करोड़ रुपया कमा रहा है। हाँ जी, आप देखें ना, रोजाना, महीने की बात नहीं करी, रोजाना की बात कर रही हूँ। हाँ जी, आप रोजाना देखें, रोजाना इतनी कीमत, इतना पैसा वो कमा रहे हैं और पूरी सर्दियां उन्होंने कमाना है। और इस दफा तो मसला ये रहा है, इस दफा तो अलमिया ये रहा कि उन्होंने गर्मियों में भी ये कमाया, कमाया, बिल्कुल ऐसे क्योंकि है। कुदरती गैस तो गर्मियों में भी जो है वो आई नहीं और सर्दियों में तो बिल्कुल ही जो है वो परेशानी एक रही तो है कुदरती लोगों गैस नहीं आ रही है, महंगी कीमत पे हमें LPG मिल रही है और वो भी मिलावट वाली जिसमें पानी मिलाया जा रहा है, और दूसरा कि गैर मयारी सिलेंडर जो है CO2 उसके अंदर मिलाई जा रही है, और दूसरा कि गैर मयारी सिलेंडर बेचे जा रहे हैं कि आप मिनी बम वहाँ से उठाएं दुकान से और आप अपने घर पर लेके जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और गैर मेरी सिलेंडर फटने से कितनी अमवात हो रही हैं आप देखें। और ये सबसे बड़ा एक मैं और आपके तौर से बता दूं लोगों को, ये कंप्रेसर का इस्तेमाल है ना वो इंतहाई खतरनाक है। लोग कंप्रेसर, अब जब गैस नहीं आती तो लोग मजबूरन कंप्रेसर लेकिन क्या इस्तेमाल करें, करते हैं। लोग भी तो गैस नहीं आएगी तो कंप्रेसर का यूज कंप्रेसर का करेंगे ना इस्तेमाल वो करते लोग हैं, भी। तो वो इंतहाई खतरनाक है। देखें अगर कंप्रेसर की वजह से गैस बंद हो गई है तो चलो किसी टाइम हल्का आपने चूल्हा जलाया हुआ है, कंप्रेसर झटका लगा गया, वो बंद कर गया, मगर उसी वक्त कंप्रेसर तो बंद नहीं हुआ। अच्छा, कंप्रेसर तो बंद नहीं हुआ। अगर लाइट चली गई तो कंप्रेसर थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, अगर लाइट आएगी फौरी तौर पर कंप्रेसर चल जाएगा। और वही सूरत हाल उसी स्पीड में कंप्रेसर की, अगर आप जो है वो गैस कंप्रेसर से आती देखें तो आप परेशान हो जाए। उसका शोला कमोबेश 2 फुट ऊपर तक आता है, इतना उसका शोला होता है, ठीक है। तो वो उसी स्पीड से गैस जो है वो निकल रही होती है, और वो जहाँ अगर हल्की स्पीड में गैस रूटीन में निकल रही है तो उसने 2-4 घंटे लेने हैं पूरे घर में सरायत करने के। तो अगर कंप्रेसर में से वो गैस उस तरह निकल रही होती है ना, वो सिर्फ 2-3 मिनट लेती है और पूरे घर में वो गैस फैल जाती है। तो इतनी स्पीड में होती है। एहतियात करनी है। पहली बात है कि आप लोग लगाएं ना घर पे, लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, या तो वो कंप्रेसर लगाएंगे या तो वो LPG का सिलेंडर, गैर मयारी सिलेंडर लेकर आएंगे। कंप्रेसर इस्तेमाल करना जुर्म है। और
1 हफ्ते तक उनकी गैस नहीं आएगी। हाँ, सुइना बिल्कुल, उधर एसेंशियल अगर काट कनेक्शन जो है देगा, वो काट कनेक्शन दिया जाएगा और जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ेगा, वो अलग है। लेकिन फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम वो मिनी बम जो है वो घर पर ले आएं या फिर हम कंप्रेसर जो है ना वो यूज़ कर लें। लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी है और हुकूमत से यही हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि लोगों के हवाले से ज़रूर सोचें। बिजली महंगी है, गैस महंगी होती जा रही है, गैस आ नहीं रही, तो आवाम के ऊपर जो है ना वो रहम ज़रूर करें। फ़ाद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।